अभी तक की कहानी में आपने सुना कि पूनम पुलिसकर्मी से अपनी जान बचाते हुए एक ट्रक से कुचली जाती है और विशाल पांडे की गोली का शिकार हो जाता है। दोनों के मरने के बाद अचानक वहां की हवा जहरीली होने लगती है। कांस्टेबल के मन में एक अनदेखा डर घर कर जाता है। वहीं पूनम की मां घर में पूनम के लौटने का इंतजार कर रही होती है। वो मोबाइल पे वापस पूनम का नंबर डायल करती है कि तभी उसकी खिड़की की कांच पर एक काला कौवा जोर से टकराकर जमीन पर गिरता है। पूनम की मां खिड़की पर अचानक हुए दस्तक से घबरा जाती है। वो सहमी हुई खिड़की की तरफ बढ़कर खिड़की को खोलकर नीचे झांकती है और देखती है कि काला कौवा बुरी तरह जख्मी है और जमीन पर तड़प रहा है। पूनम की मां को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। तभी थोड़ा फड़फड़ाने के बाद उस कौवे के शरीर की सारी हलचल बिल्कुल शांत हो जाती है। उस कौवे के प्राण पखेरु हो जाते हैं। ये देखते ही पूनम की मां बहुत डर जाती है। इसे बहुत ही अशुभ माना जाता है और ये देख पूनम की मां बहुत बेचैन हो जाती है। वहीं दोनों पुलिसकर्मी विचार विमर्श कर रहे हैं कि इस गुनाह से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। सर, बुरा मत मानिएगा, मैं बस ये समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इस लड़के को गोली मारने की क्या जरूरत थी। कांस्टेबल ने बड़े अदब के साथ पांडे के सामने अपनी जिज्ञासा दर्शाते हुए पूछता है। अगर तू ये समझ सकता तो मेरी जगह पे होता, ये कांस्टेबल नहीं। घमंड के साथ ऐसा कहते हुए पांडे उसके सवाल को नजरअंदाज कर देता है। कांस्टेबल उसके इस बर्ताव से अंदर ही अंदर नाराज जरूर होता है, लेकिन अपनी नाराजगी चेहरे पर आने नहीं देता और उसे यही डर सता रहा था कि आज की रात उसकी जिंदगी की सबसे काली रात है। पूनम की मां घबराई हुई अपने पति सुभाष को फोन लगाती है। सुभाष किसी काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ था। वो फोन उठाकर बड़े इत्मीनान से पूछता है, खाना हो गया तुम्हारा? लेकिन पूनम की मां घबराई हुई आवाज में उसे कहती है, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज सुन सुभाष हैरत के साथ पूछता है, क्या हुआ? तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है ना? पूनम मुझसे झूठ बोलकर कहीं बाहर गई है और अभी तक घर नहीं लौटी है। पूनम की मां डरते हुए उससे अपनी परेशानी बताती है। यह सुन पिता के माथे पर भी शिकन आ जाती है। सुभाष उससे पूरी बात विस्तार पूर्वक बताने के लिए कहता है। पूनम की मां डरते हुए सब कुछ बताती है और उसे आशंका है कि पूनम के साथ जरूर कुछ न कुछ बुरा हुआ है। उसने सोनल और बाकी दोस्तों से भी संपर्क किया, लेकिन किसी को पूनम के बारे में कुछ पता नहीं और न ही वो अपना फोन उठा रही है। वो अपने पति को फौरन आने के लिए कहती है। सुभाष भी दुनियादारी भूलकर अगली फ्लाइट लेकर घर आ जाता है। अपनी पत्नी अनुपमा की हालत देख वो बहुत परेशान हो जाता है। दोनों पूनम के गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराने के लिए पुलिस थाने जाते हैं। वहां जाकर उन्हें पता लगता है कि पूनम किसी दुर्घटना का शिकार हो गई है और अब वो इस दुनिया में नहीं है। अपनी जवान बेटी की मौत की खबर से पूनम के माँ बाप पे एक कहर सा टूट पड़ता है। पूनम की मां की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं लेती। वो बार बार पूनम का नाम लेकर फूट फूट कर रोती रहती है। जिंदगी बहते पानी की तरह अपना रास्ता बना लेती है और आगे बहती रहती है। वो किसी के जाने से नहीं रुकती और ना ही दुनिया ज्यादा दिन उसे याद रखती है। इस तरह 2 साल बीत गए, लेकिन एक मां अपने बच्चे को नहीं भूल सकती। पूनम की मां आज भी पूनम की याद में तड़प रही थी। उसकी आंखें आज भी पूनम को देखने के लिए तरस रही थी। कभी कभी वो खुद को भी कोसती थी कि काश उस रात उसने पूनम को बाहर जाने ही नहीं दिया होता। कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भर पाते। पूनम की मौत पे शायद उन्हीं में से एक था। पूनम की मां की दशा काफी गंभीर हो गई थी। दवा दुआ कुछ भी असर नहीं कर रहा था। आखिर में सुभाष ने उसे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाने का निश्चय किया, लेकिन वहां जाने पर भी अनुपमा की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। नौबत ये हो गई कि वो पूनम से करीब जाने के लिए पैरानॉर्मल एक्टिविटी में रुचि लेने लगी। काफी खोज खबर करने पर उसे पता लगा कि शहर में एक ऐसा शख्स था जो पैरानॉर्मल स्पेशलिस्ट होने के लिए काफी मशहूर था। उसका नाम था डॉक्टर दुर्गा प्रसाद और मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पर रहता था। अनुपमा ने उससे मिलने की इच्छा जताई, लेकिन सुभाष इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था। इसलिए उसने अपने पत्नी अनुपमा से भी इन चीजों से दूर रहने की सलाह दी। लेकिन अनुपमा हार नहीं मानी और अपनी बेटी से मिलने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। कभी कभी तो उसके मन में सुसाइड थॉट्स भी आने लगे।
उसे लगा कि शायद मरने के बाद वो अपनी बेटी के पास चली जाएगी और फिर उसे उससे कोई अलग नहीं कर पाएगा। एक रात पूनम अनुपमा के सपने में आई। पूनम की आंखों में आंसू थे। वो रोते ही अपने मां से कह रही थी, मां, मैं बिल्कुल अकेली हूं। ये सुनते ही अनुपमा के दिल की धड़कन तेज होती है। वो फूट फूट कर रोने लगती और उसकी आंखें खुल जाती हैं। कहने के लिए यह महज एक सपना था, लेकिन इस सपने का अनुपमा के दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस सपने ने उसे काफी बेचैन कर दिया और उसकी दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। इस मानसिक तनाव से निजात पाने के लिए और पूनम से बातें करने के लिए उसने दुर्गा प्रसाद से मिलने का मन बना लिया। इन सारी बातों से बेखबर सुभाष सो रहा था। अनुपमा ने फैसला किया कि अपने पति से बताए बगैर ही दुर्गा प्रसाद से मिलने जाएगी। खैर, इस उधेड़-बुन में रात बीत गई। सुभाष रोजाना की तरह अनुपमा से उसकी दवाई वक्त पे लेने का कहकर ऑफिस चला जाता है। उसके ऑफिस जाते ही अनुपमा फौरन दुर्गा प्रसाद का नंबर डायल करती है। फोन की घंटी बजती है और अनुपमा की बेसब्री उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे फोन उसने दुर्गा प्रसाद को नहीं बल्कि अपनी बेटी पूनम को किया है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, हेलो। यह आवाज सुनते ही अनुपमा की आतुरता बढ़ जाती है। वो बड़ी जल्दी जल्दी बात करना शुरू कर देती है। जी, मुझे डॉक्टर दुर्गा प्रसाद से बात करनी है। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। मैं ही पास में रहती हूँ, मुझे कोई भी टाइम चलेगा। ये सुनते ही सामने वाला कहता है, जी, आपकी बात दुर्गा प्रसाद से ही हो रही है। आप काफ़ी परेशान लग रही हैं। अनुपमा बिना रुके जवाब देती है, जी हाँ, क्या मैं आपसे आज मिल सकती हूँ? दुर्गा प्रसाद थोड़ा सोचते हुए कहता है, हाँ, आज तो मेरी 2 अपॉइंटमेंट है, चेक करना होगा। प्लीज बताइए, मेरा आपसे मिलना जरूरी है, अनुपमा कहती है। दुर्गा प्रसाद आखिर में अपने दिन भर के शेड्यूल देखने के बाद कहता है, ठीक है, आप लंच टाइम में आ जाइए, शार्प 1:30। अनुपमा उत्साह से कहती है, ठीक है, मैं आ जाऊंगी, थैंक यू। ये कहकर वो फोन डिस्कनेक्ट करती है और फिर तभी पूनम की आवाज उसके कानों में गूंजती है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ। अनुपमा की आंख वापस नम हो जाती है और वो पूनम को जवाब देती हुई खुद से ही बातें करते हुए कहती है, मैं आ रही हूँ मेरी बच्ची। अनुपमा रास्ते में दुर्गा प्रसाद के घर पहुंचने ही वाली थी कि तभी उसका फोन रिंग होता है। उसने फोन उठाकर देखा तो वो सुभाष का कॉल था। उसके चेहरे पे परेशानी छलकने लगती है। काफी रिंग होने के बाद वो फोन उठाती है और कहती है, हेलो, क्या हुआ? मैं एक जरूरी फाइल लेने घर आया हूँ, लेकिन दरवाजा बंद है, कहाँ हो तुम? ये सुनते ही अनुपमा घबरा जाती है। उसकी आवाज लड़खड़ाने लगती है, हाँ, वो शॉपिंग के लिए आई थी थोड़ा सा। सुभाष उसकी आवाज सुनकर भांप लेता है कि वो झूठ कह रही थी। सुभाष उसे थोड़ा स्ट्रिक्ट होकर पूछता है, सच बताओ मुझे, मैं जानता हूं तुम झूठ बोल रही हो। आज तक तुम घर के बाहर कदम नहीं रखती थी और इतनी धूप में शॉपिंग के लिए गई हो। अनुपमा ने आखिर सच बता ही दिया। मैंने डॉक्टर दुर्गा प्रसाद से आज का अपॉइंटमेंट लिया था, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। ये सुनते ही सुभाष बहुत भावुक हो जाता है और उससे कहता है, क्या अब तुम मुझे गैर समझने लगी हो? अनुपमा तुरंत जवाब देती है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा नहीं है तो तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? या तुम्हें ऐसा लगता है कि पूनम के नहीं रहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता? या मेरे सीने में अपने घर वालों के लिए कोई जज्बात नहीं है? पूनम के जाने के बाद मेरी जिंदगी भी वीरान हो गई है, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे लिए जी रहा हूँ। तुम्हारे दर्द को समझने की, बांटने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मेरे दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। ज्यादा दुख तो मुझे होना चाहिए ना। अनुपमा ये सब सुन खुद के आंसू रोक नहीं पाती और अपने पति से कहती है, आप ऐसा मत कहिए। मैं जानती हूँ कि आप पूनम से बहुत प्यार करते थे और करते रहेंगे। मैं घर आ रही हूँ। ये कहते ही अनुपमा अपने आंसू पोंछती है और पीछे पलटकर वापस घर की ओर चल देती है। ऐसा लगता है कि शायद इस छोटी सी कहासुनी ने अनुपमा के जख्मों पर दवा का काम किया हो और अब शायद वो एक बेहतर जिंदगी जी पाएगी। एक हफ्ते बाद पूनम की रात थी। रात होते ही कुछ अजीब अजीब घटनाएं होने लगीं। बिन मौसम तेज हवा चलने लगी। जो दूधिया चांद आसमान में चांदनी बिखेर रहा था, धीरे धीरे उसका रंग लाल होने लगा। पूरे शहर की बिजली अचानक से कट गई। पूरे शहर में सिर्फ चांद नजर आ रहा था और कुछ नहीं। उस अंधेरी रात में एक पुलिस वाला पेट्रोलिंग ड्यूटी पर था। वो पुलिस की गाड़ी में बैठा फोन पर बात कर रहा था।
गाड़ी में एक ड्राइवर भी था और तभी वॉकी पर टूटी फूटी आवाज में एक संदेश आता है। डेड बॉडी मिली है। इससे पहले कि मीडिया क्राइम सीन पे पहुंचे, वहां जाओ और चेक करो। ओवर एंड आउट। वॉकी की फटी हुई आवाज शांत हो जाती है और पुलिस की गाड़ी रोड नंबर 12 की तरफ मुड़ जाती है। उस रोड पर आते ही पुलिस वालों को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई पड़ने लगती है। सड़क के बगल के पहाड़ के ऊपर चांद अभी भी लाल था। अचानक इतनी जोर की आंधी आती है कि गाड़ी का आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। अचानक गाड़ी की हेडलाइट ऑन ऑफ होने लगती है। ये देख पुलिस वाला सहमी आवाज में ड्राइवर से पूछता है, ये क्या कर रहा है? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ सर, ये खुद हो रहा है, ड्राइवर डरी हुई आवाज में कहता है। तभी किसी के हंसने की आवाज आने लगती है। इस आवाज से दोनों पुलिस वालों के पसीने छूट जाते हैं। तभी अचानक गाड़ी के चारों खिड़की पर काला साया छाने लगता है। उस काले साए में उनके लिए खिड़की के आर पार देखना नामुमकिन हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो पुलिस वाले किसी अंधेरी कोठरी में कैद कर दिए गए हों। ड्राइवर के लिए अब गाड़ी आगे पीछे कहीं भी बढ़ाना मुश्किल था। ये क्या हो रहा है? डरते हुए पुलिस वाला पूछता है। तभी वॉकी से आवाज आती है, भागो भागो। ये सुन डर की हालत में दोनों पुलिसकर्मी जान बचाकर गाड़ी से बाहर निकलकर भागना ही उचित समझते हैं। दोनों गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वहाँ से भीगी बिल्ली की तरह भागने लगते हैं। तभी अचानक उन्हें सामने 2 लाश पेड़ से टंगी नजर आती है। दोनों रुक जाते हैं और हाँफते हुए लाश को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। ये रोड बहुत ही मनहूस लगता है। ये कहते हुए पुलिस वाला मोबाइल का टॉर्च ऑन करके टंगी हुई बॉडी को देखता है। रात के अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में जो उन्होंने देखा वो किसी जानलेवा सदमे से कम नहीं था। दोनों पुलिस वालों ने देखा कि वो लाश हूबहू उनके जैसी थी, जैसे वो अपनी ही लाश पेड़ से टंगी देख रहे हों। ये देखते ही ड्राइवर वहाँ से हाँफते हुए भागने लगता है, लेकिन तभी पुलिस की गाड़ी तेज़ी से उसकी ओर आती है और इसे उड़ा देती है। वहीं दूसरा पुलिस वाला ये सब देख सदमे से अपना दम तोड़ देता है। रोड नंबर 12 पर जो हुआ ये न पहले किसी ने सुना था और न देखा था। ये कोई अदृश्य शक्ति थी या किसी कातिल की सोची समझी साजिश? जानने के लिए सुनते रहिए रोड नंबर 12 का अगला एपिसोड। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए डाउनलोड करें प्रतिलिपि FM ऐप और ऐसी दिलचस्प कहानियों से जुड़ने के लिए इस पेज को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।